हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं और हिस्ट्री में भारत की प्राचीन इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उन पॉइंट्स को टच करते हुए हम लोग निकलने वाले हैं, समझते हुए चलने वाले हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उन पॉइंट्स को हम लोग समझेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। जैसे में फर्स्ट पॉइंट है कि आज से कई लाख वर्ष पहले नर्मदा नदी तट पर रहने वाले जो आरंभिक लोग थे वो कुशल संग्राहक थे। संग्राहक का मतलब होता है वनों से जो उत्पाद संग्रहित करते हैं, इकट्ठा करते हैं और वन आसपास के जंगलों के बारे में उनको अच्छी जानकारी थी। यदि आज से कई लाख वर्ष पहले नर्मदा नदी तट पर रहने वाले जो लोग थे वो अच्छे संग्राहक थे और आसपास के जो जंगल थे, जंगलों के बारे में उनकी अच्छी जानकारी थी, अच्छी समझ थी। दूसरा पॉइंट है कि सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ है पाकिस्तान में, जो हिमालय का दक्षिणी विस्तार है पाकिस्तान में। तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान मिले हैं जहाँ के स्त्री पुरुष सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों का उपजाना शुरू किए थे। वो लगभग आज से 8000 वर्ष पूर्व के स्थान मिले हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किस जगह पे सबसे पहले जो स्त्री और पुरुष है वो गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना शुरू किए थे और कितना वर्ष पहले किए थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आता है 8000 वर्ष पहले सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के क्षेत्र में। सुलेमान और किरथर पहाड़ी, यहीं से एक और बात लिंक कर लेते हैं। सुलेमान और किरथर जो पहाड़ी है पाकिस्तान में हिमालय का दक्षिणी विस्तार है, हिमालय पर्वत का दक्षिणी विस्तार है। फिर अब समझते हैं कृषि का विकास भारत में किन किन जगहों पे हुआ। उत्तर पूर्व में उसी समय जिस समय में सुलेमान और किरथर 8000 वर्ष पहले गेहूं और जौ जैसी फसल उपजाना, लगभग उसी समय में कृषि का विकास उत्तर पूर्व में गारो की जो पहाड़ी है मेघालय में पड़ता है और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी के क्षेत्र में ऐसे अनेक क्षेत्र मिले हैं जहां कृषि का विकास हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, लगभग आज से 4700 वर्ष पहले सिंधु नदी और उसके सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर की स्थापना हुई थी और वो फले फूले थे। यानी अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है सिंधु तथा उसके सहायक नदियों के किनारे आरंभिक जो नगर थे वो कब फले फूले थे, कब उनका विकास हुआ था, कितना वर्ष पहले हुआ था, तो वो जो उस क्वेश्चन का आंसर है आज से 4700 वर्ष पहले की बात है। अब आता है गंगा और उसकी सहायक जो नदियां हैं इनकी अगल बगल नगरों का जो विकास हुआ था वो कितना वर्ष पहले हुआ था। तो 2500 वर्ष पहले गंगा नदी के आसपास या गंगा नदी के सहायक नदियों के आसपास नगरों का विकास 2500 वर्ष पहले, और सिंधु नदी तथा उसके सहायक नदियों के आसपास नगरों का जो आरंभिक नगरों का विकास हुआ था वो आज से 4700 वर्ष पहले हुआ था। और उस वक्त जो लोग होते थे इस जो भारतीय उपमहाद्वीप है इसमें एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक कई कारणों से जाते थे। एक तो कारण था काम की तलाश में लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। फिर अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, जैसे बाढ़ आ जाए, सुखाड़ आ जाए, इन तरीके की प्राकृतिक आपदाओं में लोग अपना जो स्थान, रहने निवास स्थान, उसको चेंज कर देते थे। या सेनाओं का जब अभियान होता था, व्यापार होता था, या धार्मिक प्रचार के लिए भी लोग जो होते थे अपने धर्म का प्रचार करने के लिए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाया करते थे। अब यहाँ से अगला जो पॉइंट है, इंडिया शब्द आता है। इंडिया शब्द काथी से बना है? इंडस शब्द से बना है, जिसका संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। संस्कृत में इंडस को क्या कहा जाता है? सिंधु कहा जाता है। और ऐसे व्यक्ति जो इंडिया शब्द का प्रयोग किए भारत के लिए वो कौन कौन से ईरानी और यूनानी थे जिन्होंने सिंधु नदी के जो पूर्व वाला जो भूमि है उसको इंडिया शब्द कहा। सिंधु नदी के पूर्व में रहने वाले लोगों के लिए नहीं, जो ज़मीन है उसको इंडिया कहा। और किसने कहा? ईरानियों और यूनानियों ने। जो भारत नाम है, भारत जो देश है
भारत देश भरत नाम से स्टार्टिंग होता है, भरत नाम से विख्यात है, भरत से ही भारत नाम पड़ा था। तो भरत नाम जो है, भरत नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता था? उत्तर पश्चिम में जो रहने वाले लोग थे, लोगों के जो समूह थे, उनके समूह के लिए भरत कबीला कहा जाता था, भरत कहा जाता था। और उन्हीं के नाम पे आगे चल के भारत देश, इस देश का नाम पड़ा। और उन भारत का जो उल्लेख है, उत्तर पश्चिम में रहने वाले जो लोग थे उनके लिए जो भरत नाम प्रयोग किया जाता था, इसका उल्लेख भारत का जो 4 वेद है उनमें से जो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, ऋग्वेद में उनका उल्लेख है भरत का। अब बात आती है कि जो इतिहास हम लोग पढ़ते हैं, उस इतिहास की जानकारी हमें किन किन स्रोतों से मिलती है? तो अतीत की जानकारी हमें कई स्रोतों से मिलती है, जैसे पांडुलिपि हो गया, पांडुलिपि से मिलती है, महाकाव्य हो गया, कहानी हो गए, कविताएं, नाटक, अभिलेख, इन सारे ऐसे स्रोत हैं जिनके माध्यम से हमें अतीत की जानकारी मिलती है। अब अगला पॉइंट है, अफ़गानिस्तान में एक कंधार जगह है, कंधार से एक अभिलेख मिला है। ठीक है, ये कंधार से जो अभिलेख मिला है अशोक, महान सम्राट अशोक का अभिलेख है। और ये अभिलेख यूनानी और आरमाइक दोनों लिपियों में लिखा हुआ है। दोनों लिपियों का मिश्रित रूप है, यूनानी और आरमाइक लिपियों का। तो यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए कि जो अफ़गानिस्तान में कंधार से प्राप्त जो अभिलेख है, किसका अभिलेख? अशोक का अभिलेख है। और ये किन 2 लिपियों में लिखा हुआ है? तो यूनानी और आरमाइक लिपियों में लिखा हुआ है। अब बात आता है पुरातत्वविद, एक शब्द आता है पुरातत्वविद, किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो अतीत में बनी वस्तुओं का जो लोग अध्ययन करते हैं उन्हें पुरातत्वविद कहा जाता है। और ये कौन कौन सी वस्तुएं होती है? पत्थर तथा ईंट से बनी जो इमारत के अवशेष होते हैं उनका ये लोग अध्ययन करते हैं, मूर्तियों का अध्ययन करते हैं, औजारों का, हथियारों का, आभूषणों और सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई का काम ये लोग करते रहते हैं। तो इन्हें पुरातत्वविद कहा जाता है। अतीत से बनी वस्तुएं जो होती है उनका जो अध्ययन करते हैं, अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले जो लोग होते हैं उन्हें पुरातत्वविद कहा जाता है। और पुरातत्वविद किनका किनका अध्ययन करते हैं? औजार, हथियार हो गए, आभूषण हो गए, सिक्के हो गए, इनके लिए छानबीन का प्रयास करते हैं, खोजते हैं और उनके लिए खुदाई का काम भी करते हैं। अब एक शब्द आता है स्रोत। स्रोत किसे कहा जाता है? स्रोत अभी अभी हम लोग जो पढ़े हैं कि अतीत की जानकारी हमें कई स्रोतों से मिलती है। पांडुलिपि हो गया, महाकाव्य हो गया, कविताएं हो गई, इन सारे स्रोतों से ये स्रोत है। तो सिर्फ पांडुलिपियों, अभिलेखों और पुरातत्व से जो प्राप्त जानकारी होती है उसे ही स्रोत कहा जाता है। किनकी भाषा में? इतिहासकारों की भाषा में। अब इतिहासकार शब्द आता है। इतिहासकार किसे कहा जाता है? जो लोग अतीत का अध्ययन करते हैं उसे इतिहासकार कहते हैं। और अतीत में बनी वस्तुओं का जो लोग अध्ययन करते हैं उन्हें पुरातत्वविद कहा जाता है। अब कई बार आप लोग जब इतिहास की बुक पढ़ते होंगे तो उसमें एडी शब्द का प्रयोग होता होगा, बीसी शब्द का प्रयोग होता होगा। ये एडी है क्या? एडी का जो एडी एनो डोमिनी का संक्षिप्त रूप है और इसका मतलब ईस्वी होता है। हिंदी में इसे ईस्वी कहा जाता है, ईस्वी सन कहा जाता है। और जो बीसी होता है बिफोर क्राइस्ट कहा जाता है और इसका हिंदी में मतलब ईसा पूर्व होता है। अब ये एडी है, एडी के स्थान पे आज के समय में इसे एडी को बीसी कहा जाता है। एडी को यह एडी ही सी कहलाता है, यानी कॉमन एरा। और जो बीसी होता है उसको बीसीई कहा जाता है। बीसी यानी बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा। तो ये जो प्रतिरूप है लिखने का, एडी के जगह पे सी लिखने का या बीसी के जगह पे बीसीई लिखने का, ये जो प्रचलन है भारत में आज से 200 वर्ष पहले स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि एडी, सीई, बीसी, बीसीई के बारे में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। एडी फिर से एक बार समझ लेते हैं, एनो डोमिनी होता है जिसका ईस्वी मतलब होता है हिंदी में, और बीसी जो होता है बिफोर क्राइस्ट होता है जिसका मतलब ईसा पूर्व होता है। आज के डेट में एडी के जगह पे सी लिखा जाता है, सी का मतलब कॉमन एरा होता है, और बीसी के जगह पर यानी ईसा पूर्व के जगह पे बीसीई लिखा जाता है, यानी बिफोर कॉमन एरा लिखा जाता है। और ये जो पद्धति है एडी के जगह पर सी लिखने की, बीसी के जगह पे बीसीई लिखने की, ये पद्धति भारत में आज से लगभग 200 वर्ष पहले शुरुआत हो चुकी थी। और अब बात आती है कि इस जो उपमहाद्वीप है, भारतीय उपमहाद्वीप है, भारतीय उपमहाद्वीप में लोग जो थे कितना वर्ष पहले रहा करते थे, कब से जो साक्ष्य मिल रहे हैं वो साक्ष्य बताते हैं
भारतीय उपमहाद्वीप में कितना वर्ष पहले से लोग रह रहे हैं? तो इसका आंसर आता है 20 लाख वर्ष पहले। 20 लाख वर्ष पहले से लोग यहाँ पे रहते हैं। और वो जो लोग रहते थे 20 लाख वर्ष पहले, उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय कहा जाता है। ये आखेटक खाद्य संग्राहक जो समुदाय है, ये भोजन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। इसी वजह से इन्हें आखेटक खाद्य, और जो भोजन करते हैं, शिकार करते हैं, यही इनका पेशा होता है था। और एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते रहते थे। तो इन लोगों के रहने के प्रमाण आज से 20 लाख वर्ष पहले का मिलता है। और इनका प्रमाण जो है, कई भीमबेटका जगह है, हुस्गी है और कुर्निल की गुफाएं हैं, जहाँ से ये प्रमाण मिलते हैं कि इन जगहों पे ये रहते थे। जैसे भीमबेटका जो जगह है वो मध्य प्रदेश में, आधुनिक मध्य प्रदेश में पड़ता है। हुस्गी जो जगह है कर्नाटक में, और कुर्निल की गुफाएं आंध्र प्रदेश में मिलती है। तो इन जगहों से ये साक्ष्य मिलते हैं कि आखेटक खाद्य और खाद्य संग्राहक जो समुदाय है, भारत में 20 लाख वर्ष पहले रहा करते थे। फिर जो है पूरा स्थल के बारे में हम लोग समझेंगे। पूरा स्थल कहते किसको है? जिस स्थान पर औजार, बर्तन और इमारत जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, उस स्थान को पूरा स्थल कहा जाता है। और जो कुर्नूल की गुफा है, आंध्र प्रदेश में पाई गई है, जहाँ से आखेटक और खाद्य संग्राहक समुदाय के रहने के साक्ष्य मिले हैं, वहाँ से राख के अवशेष भी मिला है। मतलब ये जो राख यानी अग्नि का जो प्रयोग है उस वक्त हो चुका था, तभी न राख का अवशेष मिला है। तो ये जो है, अब ये जो आरंभिक काल था यानी प्रारंभिक जो इतिहास है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक पूरा पाषाण काल आता है, एक मध्य पाषाण काल आता है, एक नव पाषाण काल आता है। पूरा पाषाण काल का जो समय माना गया है 20 लाख वर्ष पहले से 12,000 वर्ष पहले तक का समय पूरा पाषाण काल का माना गया है। और ये पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, आरंभिक, मध्य और उत्तर। आरंभिक पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। फिर जो है दूसरा जो मध्य पाषाण काल आता है, पूरा पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल आता है। इसे मेसोलिथ युग भी कहा जाता है। ये मध्य पाषाण काल का जो समय है 12,000 वर्ष पहले से लेकर 10,000 वर्ष पहले तक का समय है। इसको पहचाना कैसे जाता है? ये वह समय था जिसमें पर्यावरण में बदलाव हुआ, और इस वक्त के जो पाषाण होते थे, जो पत्थर के औजार होते थे, बहुत छोटे होते थे। और जो आरंभिक पूरा पाषाण काल है, उस वक्त जो पत्थर के जो औजार होते थे बड़े बड़े होते थे। और ये माइक्रोलिथ युग में यानी मध्य पाषाण काल युग में ये पत्थर के औजार छोटे होने लगे, और इसे लघु पाषाण भी कहा जाता है। और इसका समय 12,000 से 10,000 वर्ष पहले का होता है। फिर मध्य पाषाण काल के बाद नव पाषाण काल आता है। ये नव पाषाण काल का जो समय है 10,000 वर्ष पूर्व से आगे की अवधि जो है, इसको नव पाषाण काल कहा जाता है। इसका पहचान क्या है? इस वक्त जो पत्थर के औजार होते थे छोटे होते थे और नुकीले होते थे, नुकीले, और उनको पालिश करने के लिए भी पत्थर का प्रयोग किया जाता था। तो ये वो समय था लगभग 12,000 वर्ष पहले, यानी जो मध्य पाषाण काल है। इस वक्त पे जो जलवायु में बहुत बड़े परिवर्तन हुए, गर्मी बढ़ने लगा था इस वक्त। उससे पहले ठंडा था, और इसके कारण, गर्मी बढ़ने के कारण कई जगह घास के मैदान विकसित होने लगे थे। और इसी दौरान उपमहाद्वीप, जो भारतीय उपमहाद्वीप है, इसके अलग अलग इलाकों में गेहूं, जौ, धान जैसी अनाज प्राकृतिक रूप से अपने से कोई बोया नहीं था, अपने से उगने लगा। और इससे उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने ये जो अनाज कब मतलब जमता है, कब कटता है, कब फलता है, कब इसको पानी की ज़रूरत होती है, इन चीज़ों को उन क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने सीखा, और फिर आगे चल के कृषि का विकास हुआ। तो ये जो समय है 12,000 वर्ष पहले का समय था। और उसी जो समय है, सबसे पहले जो भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले जो लोग थे, वो लोग जानवरों में कुत्ता को पालतू बनाए थे। कुत्ता जो है उसको सबसे पहले पालतू बनाया गया था। और एक बसने की प्रक्रिया आती है। बसने की प्रक्रिया जो है किसके अंतर्गत आता है, इसमें कौन कौन सी बातें होती है? तो लोगों द्वारा पौधा उगाने और जानवरों की देखभाल करने की
जो जानवरों को देखभाल किया जाता है, ये जो प्रक्रियाएं होती है उसी को बसने की प्रक्रिया के अंतर्गत माना गया है। अब कृषि के लिए जो अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलें थी, अभी अभी हम लोगों ने सीखा है कि गेहूँ, जौ और धान जैसी फसल अपने से जमने लगा कि उस क्षेत्र में जब 12,000 वर्ष पहले जो था पर्यावरण में बदलाव हुआ, मौसम में बदलाव हुआ, तो अपने से ये सारी फसलें जमने लगी और जमने के कारण क्षेत्र में रहने वाले लोग उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगे। तो इसके अंतर्गत जो सबसे प्राचीन फसल थी भारतीय लोगों द्वारा, भारतीय उपमहाद्वीप में के जो लोग हैं वो लोग प्राचीन फसलें गेहूँ और जौ फसलें थी जिनका सबसे पहले खेती किया गया था और कुत्ता को सबसे पहले पाला गया था। कृषि और पशुपालकों के होने के साक्ष्य पश्चिमोत्तर क्षेत्र, आधुनिक कश्मीर और पूर्वी और दक्षिण भारत में पाए गए हैं। कृषि भारत में होती थी और पशुपालक होते थे, पशुओं के पालने वाले लोग होते थे। इसका जो साक्ष्य है, इसका जो प्रमाण है, पश्चिमोत्तर क्षेत्र भारत का जो पश्चिम और उत्तर वाला जो क्षेत्र है, आधुनिक कश्मीर हो गया या पूर्वी और दक्षिणी भारत में, लगभग कहिए कि पूरे भारत से इसके साक्ष्य और प्रमाण मिलते हैं। बुर्ज होम कश्मीर में एक पुरास्थल है जहाँ से इस बात की जानकारी मिलती है कि वहाँ जो घर बनाए जाते थे, गड्ढे के नीचे घर बनाए गए हैं, गड्ढा के अंदर घर बनाया गया है बुर्ज होम में। तो गड्ढे के नीचे घर का प्रमाण किस जगह पे मिला है? बुर्ज होम में। बुर्ज होम कहाँ पे है? कश्मीर में है। नवपाषाण युग के जितने सारे पुरास्थल हैं, यानी हम लोग अभी आरंभिक जो काल था, आरंभिक काल को 3 भागों में बांटे हैं, जैसे पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। तो जो नवपाषाण काल के जो पुरास्थल हैं वहाँ से मिट्टी के बर्तन मिले हैं, वहाँ से मिट्टी के बर्तन मिले हैं। फिर मेहरगढ़ एक जगह होता है, पुरास्थल है, जो ईरान जाने वाले रास्ता बोलन दर्रा के समीप स्थित है, महत्वपूर्ण है। बोलन दर्रा पाकिस्तान में स्थित है। बोलन, गोमल और गोमक ये पाकिस्तान में ऐसे दर्रे हैं। तो यहाँ मेहरगढ़ जगह है, उस इलाके से सबसे पहले जौ और गेहूँ उगाना सीखा था। वो इलाका था मेहरगढ़ जहाँ पे सबसे पहले गेहूँ और जौ उगाना सीखा गया था। और मेहरगढ़ में चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं, 4 कोना और आयताकार घरों के अवशेष। मेहरगढ़ में ऐसी कब्रें मिली है जिसमें मृदा के साथ उसे खाने की वस्तु भी रखी गई है। तो ये मेहरगढ़ के बारे में होगा। मेहरगढ़ कहाँ है? तो जो ईरान जाने वाला जगह कांधार पड़ता है, ईरान जाने वाला बोलन दर्रा के पास महत्वपूर्ण ये जगह है, पाकिस्तान में पड़ता है मेहरगढ़। फिर हड़प्पा के बारे में समझते हैं, आरंभिक जो नगर थे उनके बारे में समझते हैं। ये जो आरंभिक काल था उसके बारे में समझ लिया गया। फिर आरंभिक नगर में हड़प्पा जो सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता नाम होने का वजह ये रहा कि सबसे पहले सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसका प्रमाण हड़प्पा नामक जगह से ही मिला, इसी वजह से इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। और जो अगर हड़प्पा के बारे में समझा जाए तो हड़प्पा पूरा स्थल जो है सब कहाँ है? पाकिस्तान में है, आधुनिक पाकिस्तान में। इन शहरों का निर्माण लगभग, हड़प्पा के शहरों का निर्माण लगभग आज से 4700 वर्ष पहले हो चुका था। इसका जो प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमाण है वो बताता है कि 2600 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व तक ये हड़प्पा सभ्यता अस्तित्व में थी, यानी सिंधु घाटी अस्तित्व में थी। हड़प्पा जो नगर है पंजाब हो गया या सिंध प्रांत हो गया, भारत, पंजाब, सिंध प्रांत ये पाकिस्तान में, गुजरात हो गया, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांत भारत में। इन सारे जगहों में हड़प्पा जो सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई थी। यानी सिंधु घाटी जो सभ्यता है सिंधु नदी जिस क्षेत्र में बहती है, ये नाम ही है चूँकि सिंधु घाटी से हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम सिंधु घाटी सभ्यता है। इस वजह से सिंधु घाटी और उसके जो नदियाँ हैं, अब हम लोग पहला पॉइंट भी पढ़े थे कि सिंधु घाटी में नगरों का जो विकास हुआ था आज से 4700 वर्ष पहले लगभग हुआ था। तो वही बात यहाँ भी पढ़ने को मिल रहा है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है आज से लगभग 4700 वर्ष पहले हुआ था इनका। और दूसरा एक डाटा आता है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच इसका विकास हुआ था। हड़प्पा नगरों की विशेषता क्या थी? विशेषता के बारे में हड़प्पा में जितने सारे नगर बने,
नगर थे उनकी विशेषताएं क्या थी। कई जो नगर विशेषता समझते हैं, नगर जो होते थे 2 भागों में बटे होते थे, 2 हिस्सों में विभाजित होते थे, ये 2 से ज़्यादा हिस्से में, अधिकांश जो नगर थे 2 हिस्सों में बटे होते थे। उसमें जो पश्चिमी हिस्सा होता था वो छोटा होता था और ऊंचे स्थान पे वो बसा होता था, जो पूर्वी हिस्सा होता था वो बड़ा होता था, निचले हिस्सों में बटा होता था। जो ऊंचाई वाला हिस्सा होता था यानी जो पश्चिमी हिस्सा होता था उसको इतिहासकार दुर्ग कहते हैं, और जो पूर्वी हिस्सा होता था, जो बड़ा हिस्सा होता था, उसको निचला शहर कहा गया है इतिहासकारों के द्वारा। और जो दुर्ग हो या निचला शहर हो, दोनों को 4 दीवारी के साथ यानी बाउंड्री के साथ घेरा गया था। वो बाउंड्री जो होती पक्की ईंटों की बनी होती थी। और मोहनजोदड़ो के बारे में समझ, ये मोहनजोदड़ो भी जो है एक हड़प्पा का पुरास्थल है, और यहाँ से एक ख़ास बात है कि यहाँ से एक स्नानागार, बहुत बड़ा स्नानागार मिला है, और एक अन्नागार भी मिला है, माल गोदाम जिसको कहा जाता है, वो यहाँ से मिला है। और ये जो तालाब है, जो स्नानागार मिला है, यहाँ में 2 तरफ से उत्तर और दक्षिण दिशा से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी, और इस स्नानागार के चारों तरफ कमरे बने हुए थे। और जो हड़प्पा पुरास्थल कालीबंगन और लोथल है, ये दोनों जगह से एक अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं। तो अगर पूछा जाए कि अग्निकुंड के प्रमाण किन जगहों से मिले हैं, तो कालीबंगन से और लोथल से। हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया और लोथल हो गया, इन नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। भंडार गृह का मतलब क्या? भंडार के मतलब एक तरीके से गोदाम कहिए। ये तीनों जगहों से, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल, तीनों जगहों से मिले हैं। और ये जो नगर होते थे, नगरों में आमतौर पर जो घर होते थे 1 मंजिला या 2 मंजिला होता था। घर के आंगन में चारों तरफ से कमरे होते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था। और इस हड़प्पा सभ्यता के जो लोग होते थे पत्थर के मुहर बनाते थे। इन मुहरों पर ये जो मुहर बने होते थे, सेल खड़ी कहा जाता है। पत्थर जो होता था उसको सेल खड़ी कहा जाता है। सेल खड़ी से बने मुहर बने होते थे। और मुहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। लगभग आज से 7000 वर्ष पहले मेहरगढ़, जो ईरान जाने वाले रास्ते में पड़ता है, बुलंद दर्रा के समीप है, तो मेहरगढ़ में कपास की खेती होने का प्रमाण मिला है। आज से 7000 वर्ष पहले का प्रमाण है। और मोहनजोदड़ो जो जगह है, हड़प्पा का पुरास्थल है, यहाँ से टुकड़ों के अवशेष, कपड़े के टुकड़ों के अवशेष मिले हैं, चांदी के पालदान का ढक्कन मिला है, कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए वस्त्र मिले हैं। और उस वक्त जो है फ्रेयांस एक धातु होती थी। फ्रेयांस धातु से जो महंगे जो पेय पदार्थ होते थे उनको रखने के लिए वो बनाई जाती थी। फ्रेयांस धातु से बर्तन जो बनते थे। फ्रेयांस किस तरीके से बनाया जाता था? बालू और स्फटिक